ओके, देखिए आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर अकाउंटेंसी में ही हमने लास्ट लेक्चर में एसेट का डिस्कशन किया था। मैंने आपको एसेट्स के टाइप्स भी बताए, उसके डेफिनेशन, एसेट्स की कैटेगरी हमने की थी। पहले तो नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में मैंने बताया था आपको कि उसमें टेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स आ जाती है, राइट। उसके बाद हमने टॉपिक किया था करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में भी हमने यही डिस्कशन कर दिया था कि भाई जो एसेट्स विदिन अ 1 ईयर के लिए वो करंट एसेट्स, उसमें भी एक पार्ट था करंट एसेट के बाद लिक्विड एसेट्स। उसमें ऐसा भी था कि भाई जो लिक्विड एसेट्स यानी स्टॉक के सिवा जो भी बाकी रहती है वैसी करंट एसेट्स, करंट एसेट एक्सेप्ट स्टॉक, वो सभी क्या होगी, लिक्विड एसेट्स। अब हमारा थर्ड पॉइंट है फिक्टिशियस एसेट्स। आज का एसेट का थर्ड पॉइंट फिक्टिशियस एसेट्स। हमने 3 कैटेगराइज किया था, नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स की पहले बात करते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में ऐसा है भाई कि जो भी एसेट्स हमारे, ध्यान से सुनना भाई, ये ऐसी एसेट्स है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप बोलोगे सर इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कुछ भी रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। हाँ, ये ऐसा एक्सपेंस है, ये फिक्टिशियस एसेट्स, इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। तो सर एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में क्यों नहीं लिखा जाता है, एसेट भी क्यों कंसीडर कर रहे हो, समझिए ध्यान से। देखिए, अगर मैं शेयर्स या तो डिवेंचर्स इश्यू करता हूँ, शेयर्स या डिवेंचर इश्यू होते हैं वो आपको पता है ना। शेयर्स जो होते हैं ना, कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि भाई हमारे शेयर्स आप परचेज करो। अब जब भी शेयर्स परचेज करने के लिए जो इन्विटेशन देने के लिए कंपनी को एडवर्टाइजमेंट देना होता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वो न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में सभी में दिया जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखते हैं संदेश, गुजरात समाचार, देन दिव्य भास्कर, देन टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, ऐसे पूरे देश में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। ओनली नॉट इन बड़ौदा या नॉट इन गुजरात, पूरे होल कंट्री में इनको ये एडवर्टाइजमेंट देना होता है। अब समझिए, एक एडवर्टाइजमेंट कितना सा होता है ना, उसका 50,000 टू लाख रुपीस के बीच में होता है। 50,000 टू लाख रुपीस, अगर पूरा पेज ले लिया तो 1 लाख रुपीस। हाँ, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज का एक्सपेंस बता रहा हूँ। आप तो इसे एक बार पढ़ के फेंक देते हो, बट उसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, फ्रंट पेज पे चाहिए ना तो 1,50,000 फ्रंट या तो लास्ट पेज पे पूरा पेज चाहिए तो, और अंदर के पेज पे पूरा पेज चाहिए तो 1 लाख रुपीस। कितनी सी ऐड आती है ना, 64,000 रुपीस की ऐड होती है न्यूज़पेपर, राइट। और इतनी अंदर देते हैं तो 34,000 रुपीस, ऐसी ऐड के रेट है। अब सपोज कंपनी शेयर्स और डिबेंचर इश्यू करने के लिए सब में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। ये एडवर्टाइजमेंट दिया तो कितना सारा एक्सपेंस होगा, राइट। अब इतना सारा एक्सपेंस अगर वो एक्सपेंस में लिख देंगे तो इस साल इतनी इनकम तो होने वाली नहीं है। अब इनकम में से एक्सपेंस लेस कर ले जाएंगे तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, यानी कंपनी लॉस दिखाएगी, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा उस ईयर, क्या हो जाएगा, लॉस। तो कंपनी क्या करेगी, पूरा अमाउंट एक ही बार में एक्सपेंस में नहीं लिखेगी, उसे थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करेगी। जस्ट लाइक एक्सपेंस हुआ है भाई 50 लाख रुपीस, ऐसा समझिए। तो कंपनी क्या करेगी, इस 50 लाख रुपीस को 5 इयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। हर साल 10 लाख एक्सपेंस पे लिखेगी, यानी देखिए पहले ईयर 10 लाख एक्सपेंस में लिखे तो रिमेनिंग जो 40 लाख है वो एसेट में लिखेगी। फिर दूसरे ईयर कंपनी फिर से 10 लाख लिखेगी तो रिमेनिंग 30 लाख एसेट में लिखेगी। फिर 10 लाख, 20 लाख, फिर 10 लाख बाकी रहेंगे, और फिर 10 लाख यानी 0 रुपीस। 5 इयर्स में धीरे धीरे करके राइट ऑफ करना है, ऐसा बोला जाता है। क्या लिखा जाता है, क्या बोला जाता है, राइट ऑफ करना, राइट। यानी जितना एक्सपेंस है वो ऐसे एक्सपेंस लिख देंगे, हर साल थोड़ा थोड़ा करके उसे राइट ऑफ करेंगे। पूरा एक ही साल में पूरा एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा ही लिखेंगे, और बाकी का जो रहा वो एसेट में लिखेंगे। फिर से बोल रहा हूँ,
कंपनी ने शेयर्स और डिबेंचर इश्यू किए, उसका एक्सपेंस 50 लाख रुपीस हुआ। एक ही बार में 50 लाख एज अ एक्सपेंस नहीं लिखना है, इस 50 लाख को 10 इयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, या तो 5 इयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 5 इयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते तो हर साल 10 लाख रुपीस आएगा। तो पहले साल में 10 लाख रुपीस लिख दिया, तो बाकी का 40 लाख एज अ एसेट लिखना है। फिर दूसरे साल 10 लाख एक्सपेंस में लिख दिया, तो बाकी का 30 लाख एज अ एसेट्स। इस तरह से 5 इयर्स में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ये एसेट नहीं है, बट ऐसा एक्सपेंस है जो एक साथ नहीं लिखा जाता है, उसे थोड़ा थोड़ा करके लिखा जाता है, और उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। क्या बोलते हैं उसको? राइट ऑफ करना। और ऐसे एक्सपेंस को फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, राइट। वैसे ही एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बहुत बड़ा होता है ना, 5-10 साल का हम एक्सपेंस करते हैं। आप बोलोगे सर 5-10 साल का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस? हाँ, जनरली ये कोलगेट जिसकी ऐड आप देखिए चलती रहती है, पेप्सी और ये सब, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट का कुछ साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। मेरे एडवर्टाइजमेंट 5 साल तक आपके टीवी चैनल पे आनी चाहिए, उसका पैसा बोलिए। वो बोलेगा भाई आ जाएगी, चलिए 20 लाख रुपीस पूरे 5 साल तक आपकी ऐड हर एक कार्यक्रम में आएगी, कोई भी मूवी में आएगी, सीरियल में आएगी, सभी में आएगी, राइट। तो वो जो 20 लाख रुपीस है, लेकिन कंपनी एक ही साल में नहीं लिखेगी, वो तो 5 साल का पैसा है। यानी कंपनी हर साल 4 लाख रुपीस राइट ऑफ करेगी। पहले साल में 4 लाख, तो बाकी के 16 लाख एसेट है, फिर 4 लाख, बाकी के 12 लाख एसेट। इस तरह से आया समझ में? दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स, राइट। तो देख लीजिए, fictitious assets do not have physical existence. Realizable value of fictitious assets is 0. Fictitious assets do not have physical existence. Its realizable value is 0. These assets cannot be converted into cash. So ये point याद रखते जाइए। पहला क्या होता है? Do not have a physical existence. It has not a realizable value. It is not converted into cash. This is non-recurring expense. Recurring यानी कि हर साल होता है वैसा, लेकिन ये हर साल नहीं होता है, कोई कोई बार ही होता है। शेयर्स और डिबेंचर कंपनी लाइफ में एक ही बार इश्यू कर सकती है, और डिबेंचर कर सकती है, बट शेयर्स तो एक ही बार इश्यू कर सकती है, राइट। तो फिर उसके लिए जो एक्सपेंस हुआ वो फिर तो होने वाला ही नहीं है। सो दैट इज नॉन-रिकरिंग एक्सपेंस। ये कैसा एक्सपेंस है? नॉन-रिकरिंग एक्सपेंस। सर ये याद रखते जाइए। पहला क्या होता है? It has no physical existence. Then next, not realizable, realizable value is 0. Third, उन्होंने क्या बताया? Not converted into cash, non-recurring expense. Then the benefit of this expense is available for the period of more than 1 year. है ना, अभी मैंने बताया 5 साल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो benefit of this expenses कितने साल के लिए मिलेगा? वो more than 1 year, right? Benefit of this expense is available for period of more than 1 year. This amount is to be write off in certain year, thus shown as an asset. ये थोड़े साल में इसको राइट ऑफ करना है, सो इसको एसेट दिखाना है, राइट। Every year predetermined amount is written off and shown as an expense. जो पहले से डिसाइड हुआ है उतना रिटर्न ऑफ कर देना है। जस्ट लाइक मैंने 10 लाख डिसाइड किया, तो अब सर 10 लाख डिसाइड कर देना, और बाकी का अमाउंट कैसे लिखना है? shown as an asset. And issue of cost of shares and debenture. Preliminary expense. Preliminary expense that means business start होने से पहले जो expense होता है that is preliminary expense. And share और debenture discount. शेयर और डिबेंचर में जो डिस्काउंट देते हैं, सपोज हमारा 10 रुपीस का शेयर है, हम उसको 9 रुपीस में इश्यू करते हैं, तो 1 रुपीस का जो डिस्काउंट है ना, वो डिस्काउंट इज अवर एक्सपेंस, लॉस है वो अपना। बट ये लॉस एक ही ईयर में नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ कर देना है। ओके, चलो क्या क्या बताया उन्होंने? डू नॉट हैव अ फिजिकल एक्जिस्टेंस, देन नेक्स्ट रियलाइजेबल वैल्यू इज 0, देन नेक्स्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, non-recurring expense, benefit of this expense is available for a period of more than 1 year, the amount is to be write off in certain year, right, and shown as an asset. Every year predetermined value is amount is written off and shown as an expense. Issue of cost of shares and debenture, preliminary expense, shares and debenture of discount, etc. Now receipt. देखिए, अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, consequences of business transaction, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद अगर मनी रिसीव्ड होते हैं तो दैट इज अ रिसिप्ट। सपोज मैंने कोई चीज बेची, उसके बदले में मुझे पैसे मिले, दैट इज इट इज अ रिसिप्ट, राइट। तो देखिए, व्हेन मनी इज रिसीवेबल ड्यू टू consequence of business transaction, it is as a receipt.
when money is received due to consequence of business transaction, it is known as receipt. When money is received due to consequence of business transaction, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है अगर उसमें पैसे मिलते हैं तो वो रिसिप्ट है। सपोज हम कोई एसेट सोल्ड आउट करते हैं, पैसे मिलते हैं, चीज हमारी सेल्स करते हैं तो पैसे मिलते हैं, कोई हमारा बिजनेस का ही कोई शॉप है जो हमने रेंट पे दिया है तो रेंट मिलता है, तो दैट इज आल्सो रिसिप्ट, राइट। यानी अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है और उसमें मनी रिसीव्ड होते हैं तो दैट इज अ रिसिप्ट। ओके, when money is received due to consequence of business transaction, it is known as receipt. These receipts are categorized into two categories: regular receipt, which is known as revenue receipt. देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम चीज सेल आउट करते हैं तो वो रेगुलर होता है क्योंकि वो हमारा बिजनेस है। रेंट हर महीने मिलता है, कमीशन मिलता है, कोई चीज बेच के देते हैं तो कमीशन मिलता है। देन नेक्स्ट ऐसा भी समझिए कि हम अगर बैंक में पैसे रखते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी रेगुलर मिलता है। यानी जो रेगुलर इनकम होती है ना, दैट इज रेवेन्यू रिसीप्ट, यानी वो रिकरिंग होती है ऐसे। बट कैपिटल रिसीप्ट व्हिच आर नॉट रेगुलर इन नेचर, अगर हम एसेट सोल्ड आउट करते हैं और जो पैसे मिलते हैं ना तो दैट इज कैपिटल रिसीप्ट। और याद रखिए हम हर साल एसेट सोल्ड आउट नहीं कर सकते, हमारी एसेट इतनी सारी नहीं होती है, राइट। सो धीरे धीरे जो भी एसेट सोल्ड आउट करते हैं वो वंस इन अ व्हाइल करते हैं, तो उसके जो भी पैसे मिलते हैं दैट इज अ कैपिटल रिसीप्ट। चलिए हाँ, रेवेन्यू रिसीप्ट यानी क्या, रेगुलर इन नेचर, यानी वो रेगुलरली अगर पैसे मिलते रहते हैं तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट है। बट नॉट रेगुलर इन नेचर, ऐसी इनकम जो रेगुलर नहीं होती है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट। समझा हम भी सभी। चलिए पहले कैपिटल रिसीप्ट, दिस रिसीप्ट इज नॉट रिसीव्ड रेगुलरली, दिस रिसीप्ट इज procured and arise from the sale of assets and the receipt obtained by issuing debenture। हम डिबेंचर इशू करते हैं, जो पैसे मिलते हैं ना वो कैपिटल रिसीप्ट है। हाँ, वो पैसे वापस देने होते हैं लेकिन तुरंत नहीं देने होते, जो पैसे तो भी एक बार मिले ना, सो दैट इज रेवेन्यू सॉरी कैपिटल रिसीप्ट। डिबेंचर 5 साल 10 साल के बाद एक ही बार इशू होते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि आप हमारे डिबेंचर परचेज करो, वो लोग परचेज करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं और ये पैसे एक साथ में आते हैं, सो दैट इज अ कैपिटल रिसीप्ट। और वो रिकरिंग नहीं होते, हर साल नहीं आते, 5-10 साल में एक बार हम जब डिबेंचर इशू करते हैं तभी मिलते हैं, राइट। सो एसेट सोल्ड आउट करने से जो इनकम मिलती है वो, देन नेक्स्ट डिबेंचर इशू करने से जो इनकम मिलती है दैट इज अ कैपिटल रिसीप्ट। द रिसीप्ट व्हिच आर नॉट रेगुलर इन नेचर, द रिसीप्ट व्हिच आर नॉट रेगुलर इन नेचर इज आर कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट। उसमें सेल ऑफ एसेट एंड इनकम फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, ओके। Such kind of receipts are known as capital receipts, right? This kind of receipts are not received frequently. Then revenue receipt, देखिए the flow of receipt are regular, remain constant. This receipt profit earned during the year or loss incurred can be asset, but profit on the BSI are not. In this category of receipt, income of sales, income of commission, income of discount, income of rent, etc. यानी जो इनकम रेगुलर नेचर में है वो रेवेन्यू रिसीप्ट है। हम अपनी तरह से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रिसीप्ट व्हिच आर रेगुलर इन नेचर आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट, राइट। उसमें एग्जांपल्स में कमीशन, सेल ऑफ गुड्स, इनकम फ्रॉम डिस्काउंट, इनकम फ्रॉम रेंट, ये सब। देन नेक्स्ट, दिस काइंड ऑफ रिसीप्ट अराइज फ्रीक्वेंटली। रेवेन्यू रिसीप्ट इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू इनकम। इसके लिए दूसरा वर्ड क्या है, रेवेन्यू इनकम। देन नेक्स्ट, पेमेंट, मनी पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन में अगर हमें देखिए यहाँ पे ऐसा ही था, मनी रिसीव्ड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड। यहाँ पे मनी पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है और अगर हम मनी पेड अप करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पेमेंट, राइट। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है और अगर उसमें मनी पेड अप करते हैं तो वो क्या है, पेमेंट। क्या है वो, पेमेंट, राइट। पेमेंट में भी 2 टाइप्स है, कैपिटल पेमेंट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे, जो रिकरिंग नेचर में नहीं होते, हर साल नहीं होते। दैट मींस परचेज ऑफ एसेट, हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो हर साल थोड़ी करते हैं, वंस इन अ व्हाइल एसेट परचेज होती है क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी सारी होती है, राइट। तो एसेट परचेज करते हैं और जो एक्सपेंस होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन पेमेंट ऑफ डिबेंचर, जो डिबेंचर हमने इश्यू करके पैसे लिए थे ना, 5-10 साल के बाद जो वापस देते हैं ना, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। देन नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, द पेमेंट इज
is not regular in nature generally then the fixed assets are purchased, that is capital expenditure. अब इसी में परचेज ऑफ मशीन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने रेवेन्यू एक्सपेंस की डेफिनेशन लिखी नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंस दैट मींस द एक्सपेंस व्हिच आर रिकरिंग इन नेचर, दैट मींस जो हर साल एक्सपेंस होता रहता है, दैट इज कमीशन पेड, परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस आर पेड जस्ट लाइक सैलरी, रेंट, ये सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में उसकी डेफिनेशन लिख दूंगा, अभी मैंने डिस्कशन कर दिया, सभी 2 टाइम्स लिखना है। ओके, एंड लर्न। थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक्स।